प्रदेश में अयोध्या का धार्मिक और सियासी मायने बहुत ही खास है। यहाँ पर देखा जाए तो 5 विधानसभा और 1 लोकसभा की सीट है, जिस पर 2012 की बात करें तो यहाँ से समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी, यानी विधायक की कुर्सी पर दमदार तरीके से भारी मतों से जीते अभय सिंह। उसके बाद 2017 में 5 सीट पर भाजपा का कब्जा रहा, यानी सभी का सफाया हो गया। लेकिन अब बारी है 2022 विधानसभा की। द संडे न्यूज की टीम ने यहाँ सर्वे किया तो ये मालूम चला कि यहाँ एक ऐसा शख्स है जिसकी इमेज रॉबिन हुड की तरह है, यानी गरीब, मजलूम या कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी समस्याओं में खासकर पर्दे के पीछे रहते हुए हर तरीके से मदद करना उनका मानव धर्म है। यानी लोकसभा, इस विधानसभा के अंदर जितने भी प्रत्याशी जितने भी मतदाता हैं, उनके परिवार के अंग हैं। कोई उन्हें बड़ा बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई ताऊ कहता है। आइए हम आज बात करते हैं गोसाईगंज के विधानसभा सीट से खड़े प्रत्याशी अभय सिंह। अभय जी, द संडे न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। क्या मायने रखता है इस समय जो सियासी समीकरण चल रहा है, तो आप समाजवादी पार्टी से खड़े हैं, तो लहर बीजेपी का है या समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। मजदूरों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का इंकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा और सरकार बदलने जाएगी। पूरे कॉन्फिडेंस है सर? हाँ, पूरा कॉन्फिडेंस है पूरे प्रदेश में। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और जनता इसको समझ रही है। जनता आज समय आज़ाद कराने के लिए लड़ रही है, यानी बेड़ियों में जकड़ा महसूस कर रही जनता अपने आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनके हक और अधिकार छीने जा रहे हैं। आप किस इशू को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं? इशू ही इशू है, उनके पास कुछ बोलने को थोड़ा है। भय, भूख, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सब तो इशू है। इस पे किसी पे उन्होंने काम किया है? क्यों? 5 साल की सरकार है। 5 साल की सरकार में कितनी भर्ती हुई है? पेपर आउट हुआ है, लीक हुआ है, न सिपाही भर्ती हो गए, लड़के ओवर एज हो गए। सिपाही की यूपीएससी की तैयारी करते करते दौड़ते दौड़ते मतलब बेरोजगारी बढ़ी। बेरोजगारी बहुत चरम पे है। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं रही इस देश में। महंगाई से संतुष्ट हैं आप? महंगाई, अरे गैस सिलेंडर 2435 रुपए का था, अब इस समय 1000 का हो गया है। हमारी सरकार थी, सरसों का तेल 65 रुपये लीटर था, इस समय 250 रुपये लीटर है। लेकिन भाजपा वाले तो चिल्ला कहते हैं कि हर घर में, हर गांव में, हर झोपड़ी के अंदर हमने गैस सिलेंडर पहुंचा दिया। ऐसे ठगी करने के लिए पहुंचाया है, ऐसे ही पहुंचाया है। मतलब जेब में डाका डाल के वसूली कर रहे हैं सब। ये तो आपका कहते हैं भेज दिया आपके यहाँ कोई चीज़, हर महीने उनको वसूल करके दे, तो बिजनेस किया उन्होंने पहुंचाया नहीं है। उन्होंने अपना उपभोक्ता बना करके बिजनेस किया है गरीबों के साथ, गरीबों को ठगने का काम किया, गरीबों को लूटने का काम किया है। अक्सर प्रत्याशी जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उस समय लोग लुभावन वादे बड़े होते हैं कि मैं जीता तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। लेकिन सत्ता में जैसे ही आते हैं वादे किनारे, पब्लिक ठगी महसूस करते हैं। आप कौन कौन सा ऐसा गंभीर मुद्दा लेकर चल रहे हैं जो आप जीतेंगे तो करेंगे ही करेंगे? देखिए, समाजवादियों ने कभी झूठ नहीं बोला, धोखा दिया। अखिलेश जी ने जो भी वादा 2012 में किया था वो सब 2017 ने निपटा दिया। उनका घोषणा पत्र उठा लीजिए, 17 तक जो उन्होंने काम किया उससे मिलान करा लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी 2017 घोषणा पत्र उठा लीजिए और 2022 तक क्या काम किया उससे मिलान करा लीजिए। झूठे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और जहाँ तक हमारी बात है, हम व्यक्तिगत रूप से हम अपने क्षेत्र के लोगों के, गरीबों के, दुखियों के, दलितों के, पिछड़ों के, शोषित वंचित समाज की मदद करते हैं, उनके दुख और सुख में खड़े रहते हैं। और दवा इलाज की जहाँ तक बात, मैं जब तक विधायक था लखनऊ में रहते थे लोग हमारे यहाँ विधायक निवास पे, वहाँ लोगों को पीजीआई ले जाते थे, मेडिकल कॉलेज ले जाते थे, राम अस्पताल ले जाते थे और उनका दवा इलाज कराते थे। जो शुरू में थोड़ा मोड़ा खर्चा होता था हम लोग करते थे, ज़्यादा खर्चा होता था तो उसको माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्री राहत कोष से दिलवाने का काम करते थे। हम लोग तो क्षेत्र के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे, कदम से कदम मिला के चले, कंधे से कंधा मिला के चले। ये तो मालूम चला हमें, जैसे गोसाईगंज में मैं किया तो मैंने 2-4 लोगों से बात की। आपकी रॉबिन हुड की जो इमेज है ये कैसे बनी? अब रॉबिन हुड क्या होता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन किसी दुखियों की सेवा करना, किसी गरीब की मदद करना, किसी के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचारी को रोकना, अगर रॉबिन हुड है तो वो ये बड़ी बात है। रॉबिन हुड का नजरिया था कि हम कुछ भला कर रहे हैं लेकिन पर्दे के पीछे से। कुछ लोग होते हैं कि पर्दे के सामने आकर के मैंने ये किया। आप बचपन से ही पढ़ने में तेज रहे,
और आपके बारे में सुनने में आया था कि आप अधिकारी बनना चाहते थे, यूपीएससी देना चाहते थे। देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान में या तो राजनीतिक सत्ता में आप रहिए तब आप जनता की सेवा कर सकते हैं, या बड़े अधिकारी रहिए, आईएएस बन जाइए, आईपीएस बन जाइए, तब आप जनता की सेवा कर सकते हैं। गरीबों दुखियों की सेवा करने के लिए या तो बड़े अफसर बनिए या बड़े नेता बनिए। इसी पे एक वाकया सामने आया था कि जब आप गोल्डन जुबली हॉस्टल में रहते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उस समय पे आपके एक सीनियर थे, उन्होंने आपको पीवी नरसिम्हा राव जी की एक लाइन बताई थी। उन्होंने कहा था कि भारत जैसे विकासशील देश में राजनीतिक सत्ता ही वो एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से आप गरीबों दुखियों की सेवा कर सकते हैं। तो क्या यही एक टर्निंग पॉइंट था जब आपने सोचा कि हाँ अब हमें इस रास्ते में बढ़ना और इस रास्ते से हम और ज़्यादा सेवा में जुड़ सकते हैं? नहीं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी वहाँ पे कि फिर हम राजनीति में चले गए, चुनाव लड़ने लगे, चुनाव तैयारी करने लगे। विधायक निधि और सांसद निधि की अगर बात की जाए तो आप देखें, आप पीछे की तरफ अगर जाए तो इस निधि का घोटाला बहुत होता है। आप अगर जीत के आते हैं, विधायक बनते हैं, तो विधायक निधि का जो घोटाला हुआ था या होने वाला होगा, उस पर रोक कैसे लगाएं? कोई प्लानिंग आपकी? नहीं, इस पे हम कहाँ रोक लगा सकते हैं? ये तो गवर्नमेंट रोक लगाएगी। इसके लिए कमेटी बनाए, इसकी स्क्रीनिंग कमेटी बने, कहाँ खर्च हो रहा है, किस तरीके से खर्च हो रहा है, सही तरीके से खर्च हो रहा है, नहीं खर्च हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो अधिकारी बैठे हैं यही घोटालेबाज होते हैं। जैसे लोग ये अगर 100 रुपया कमाते हैं तो ये 100 रुपये ले जाकर के अपने बीवी और बच्चे में सिर्फ खर्च करते हैं। अगर नेता अगर कहीं 100 रुपया पाता है तो 100 में से 95 रुपया जाकर के जनता में खर्च करता है। मतलब नेता ईमानदार, अफसर बेईमान, 100%। तो ये स्क्रीनिंग कमेटी को लिखने के लिए आप पहल करेंगे? ये तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने नियम कानून बनाए ही थे। गाइडलाइन बनती है, उसी गाइडलाइन के अंतर्गत होता है। मान लीजिए हम कोई योजना पे हम दे दी, परियोजना पे ये प्रोजेक्ट है, इस पे इतना पैसा दे दीजिए, तो उसकी स्क्रीनिंग कमेटी होती है। पूरे सारे जिले में पीडी होता है, सीडी होता है, उसको जांच करते हैं, चेक करते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी ऑलरेडी है ही है, बनाने वो काम करते हैं अपना। हाँ, स्क्रीनिंग कमेटी है। अच्छा, छात्र संघ का जो चुनाव था, आप वहीं से एक्टिव हुए और आपका करियर वहीं से चालू हुआ। आज के समय में अगर यूपी में देखें तो 2012 में एलयू में छात्र संघ का चुनाव पे बैन लग गया था। 2019 में उठा है, लेकिन पूरे यूपी में किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी तक सही से चुनाव नहीं होते रहे छात्र संघ के। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि एबीवीपी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए सरकार होने नहीं दे रही है। तो इस पे भारतीय जनता पार्टी कभी छात्र नेताओं को तवज्जो नहीं देती है, कभी छात्र संघों की बहाली नहीं करती है। वो जानते हैं छात्र जो है मजदूरों, किसानों, गरीबों, व्यापारियों पे कष्ट होते देख करके, परेशानी देख करके वो खड़ा हो जाता है। छात्र पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनका एजेंडा पढ़े लिखों में नहीं चलता है, इनका एजेंडा अनपढ़ और गंवार लोगों में चलता है, जो इनके षड्यंत्रों को, इनकी विचारधारा को समझ नहीं पाते हैं। पढ़े लिखे लोगों को आप चाहे देखिए, एक आध बार अगर ये जीतते, एबीवीपी जीतती कहीं चुनाव, तो उसके बाद 10 बार कम से कम कम्युनिज्म जीतेगा, और क्या कहते हैं कि कांग्रेस जीतेगी। होता नहीं होता ऐसा है, तो समाजवादी जीतेगी। तो ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से भारत के भविष्य को कमजोर कर रही है, क्योंकि छात्र नेता आगे नहीं बढ़ पा रहे। भारत के नौजवान छात्रों के राजनीतिक भविष्य को कमजोर कर रही है। चुनाव की बात करें, इसमें भाजपा के पास एक हथियार है, हिंदुत्व का नारा दे करके वो नैया पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा के पास क्या? अरे ये झूठे और मक्कार लोग हैं, कोई हिंदुत्व का नारा नहीं इनका है, सब फर्जी है। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में हम लोग हिंदू नहीं है? 100%। हमारे नेता हिंदू नहीं है, ये सब लोग खड़े हमारे समर्थक सभी हिंदू नहीं है। वो हिंदू हिंदू से बोलते रहे, अरे आदमी को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, उसको दीजिए आप। कौन सा नारा लगा रहे हैं? मीडिया इनके कब्जे में है, दिखाएंगे अफगानिस्तान से तालिबान आ रहा है, हिंदू खतरे में है, दिखाएंगे पाकिस्तान घुसा चला रहा है, हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू पहले अपने रोटी, कपड़े, मकान व्यवस्था करे, बिजली, पानी, सड़क व्यवस्था करे, अपने जीवन स्तर को आगे बढ़ाए, रोजी रोटी, रोजगार दीजिए। किसी बात फड़काएंगे, डरवाएंगे लोगों को? मैं आपकी बात काटूंगा, सारे मीडिया इनके कब्जे में नहीं, खासकर दसंडे भी उसको नहीं है। देखिए ऐसा है, हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद के इतिहास में आपने देखा होगा, इसी 5 साल की भारतीय जनता पार्टी सरकार में पत्रकार ही बंद किए गए हैं। पत्रकारों को गैंगस्टर भी लगा है। हाँ, नहीं हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ था? जिस तरीके से पत्रकारों का अत्याचार हुआ है, पत्रकारों पर तो काफी शोषण हुआ है जी। केंद्र और राज्य की जो नीतियाँ थी किसानों को लेकर, खास करके आपके काफी यहाँ मतदाता किसान हैं,
तो उस पर जो सरकार कह रही है कि हमने किसानों को सबसे ज़्यादा जो है ना जो अच्छा रेट होता है वो रेट दिया किसानों को। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, किसानों का ना धान बिक रहा है ना गेहूं बिक रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दलाल हर सेंटरों में बैठे हुए हैं। अफसर या दलाल तो बगैर अफसरों से मिलकर चल ही नहीं सकते हैं। मिल करके बैठे हुए हैं जो कि सस्ते में किसानों से खरीद करके और उन्हीं खतौनी के इस्तेमाल करके महंगे में बेच लेते हैं। ये सही कह रहे हैं। तो इससे किसान कभी अपने मूल्य पूरा मूल्य नहीं पा रहा है। इनकी किसानों के संबंध जो नीतियां हैं सब फर्जी हैं, सब गलत हैं। तो आखिर क्या होगा? कोई सॉल्यूशन निकलना चाहिए किसानों के लिए ना, जो बेहतरी के लिए एक रास्ता खोले। समाजवादी पार्टी सरकार जब उत्तर प्रदेश और केंद्र में दोनों में होगी तभी किसानों को भला होगा। और विपक्ष को एक आईना माना जाता है प्रतिपक्ष का। तो हमने काफ़ी देखा है कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है पूरे देश भर में पावर पॉलिटिक्स का, प्रशासन का मिसयूज करके विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर करना। हाँ, आपके संग भी ऐसा हुआ है, कई बार आपको फर्जी मुकदमों में भी लगाया गया है। तो इस पर आपकी क्या राय है कि क्या ये सही है और इसको बंद करना चाहिए? नहीं, इसका दुरुपयोग तो है ही है जी। पुलिस का दुरुपयोग अधिकारी करते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखिए किस तरीके से किया। अभी पंचायत चुनाव था, कितनी गुंडागर्दी की, महिला की वहाँ तक साड़ी तक उतार दी गई। ऐसा चीर हड़ गया तो हमने द्रौपदी का सुना था महाभारत में, या भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में हुआ, लखीमपुर खीरी में हुआ। नीतू सिंह क्या नाम था, उस महिला की साड़ी उतार दी गई। तो ये तो बीजेपी ने पावर पॉलिटिक्स किया, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। ये एक सवाल ये जो आपको पसंद नहीं आता है और हर रिपोर्टर पूछता है कि आपको बाहुबली बोला जाता है, आपके नाम के पहले बाहुबली लगाया जाता है। हाँ, तो क्या जनता ये मानती है? ये तो देखिए, ये आपकी अपनी विचारधारा है। आप चाहे बाहुबली बोले, महाबली बोले, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम अपने आप को जन सेवक मानते हैं, जनता का सेवक मानते हैं। और सत्ता सिर्फ हम इसलिए चाहते हैं कि सत्ता वो एक माध्यम है जिससे हम गरीबों दुखियों की सेवा करें। हाँ। और असल में बाहुबली जो शब्द है उसका अर्थ देखेंगे तो ये आता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाओं में ताकत हो और जनता की सेवा करना, उनकी जिम्मेदारियों को कंधे पर उठाने के लिए। देखिए, शाब्दिक और सामाजिक अर्थ दो अलग अलग होते हैं किन्हीं शब्दों के। वही उसका शाब्दिक अर्थ क्या है और सामाजिक अर्थ क्या है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर दूरी पे अयोध्या रामनगरी, राम मंदिर भी बनना शुरू हो गया। इलेक्शन में ये लोग राम मंदिर को कैसे करेंगे, उस पर आपका क्या मिजाज, कैसे आप? राम मंदिर को ये थोड़ी बनवा रहे हैं। राम मंदिर का ट्रस्ट इन्होंने बनाया है जिसमें फैजाबाद के लोग नहीं हैं, भगवान राम के परिवार का भी कोई नहीं है, भगवान राम के खानदान का भी कोई नहीं है, सब फर्जी है। जैसे अभी काफ़ी आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे, ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। इससे आप सहमत हैं? हम ये नहीं जानते कौन चला रहा है, डबल इंजन चला रहा है, 4 इंजन चला रहा है कि 8 मुख्यमंत्री, लेकिन हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, महंगाई, ये गलत है। अभी ये सुनने आ रहा है कि आपके इलेक्शन में जो पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस आपके काफ़ी लोग को रोक रही है, बीजेपी के जो कैंडिडेट उनको खुल के प्रचार करने दे। इस पे पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रही है। अच्छा, पुलिस उनके हैंडबिल बंटवा रही है, पुलिस उनकी शराब बंटवा रही है, पुलिस उनके पैसे बंटवा रही है, पुलिस गांव में धमकी देकर के लोगों को भीड़ में रैलियों में भेज रही है। सारा काम उनकी तरफ से पुलिस कर रही है, मतलब बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से। अच्छा। पुलिस और सरकारी अधिकारी उनके एजेंट हैं। बीडीओ उनका काम कर रहे हैं, प्रधानों की जांच लगाने की धमकी दे रहे हैं, सीडीओ, सारे अधिकारी उनके खिलाफ साथ काम कर रहे हैं। आप अपना फाइटर किसे मानते हैं इलेक्शन में? 80% में हम 80% हमारा है, बाकी 20 में बंटवारा है। ये तो आपने शानदार नारा निकलवा दिया। जैसे अभी ये चल रहा है, अखिलेश यादव जी ने एक नारा निकाला था कि काम बोलता है, भाजपा ने भी लिखा है सोच ईमानदार काम ईमानदार, दोनों में भारी कौन पड़ रहा है? देखिए, काम तो बोलता ही है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ स्लोगन लिखने वाले नेता हैं। अच्छा। काम करने वाले लोग तो अखिलेश यादव जी के पास है। आप ये बताइए, साधारण चीज, हमारी सरकार जब लैपटॉप बांटती थी गांव में रहने वाले मजदूरों और किसानों के बच्चे को, चाहे वो किसी जात का हो, सबको दिया हमने इंटर पास करने के बाद। तो उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे झुंझुना है, कि झुंझुना बांट रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच थी, जब अमेरिका और इंग्लैंड में रहने वाले किसान का बच्चा
लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, तो क्या हमारे यूपी में बच्चे नहीं प्राप्त कर सकते हैं? आबादी की दृष्टि से देश में 5वां स्थान है पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश का। तो इसलिए हमारे यहाँ मजदूरों और किसानों के बच्चों को अखिलेश ने लैपटॉप देने का किया। आज 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन शिक्षा का जमाना चल रहा है, ऑनलाइन शिक्षा जोर है। तो जब 50,000 का लैपटॉप अखिलेश यादव जी दे सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5,000 रुपए का मोबाइल फोन, स्मार्टफोन गांव में बच्चों को नहीं बांट सकती है पढ़ने के लिए? वो नहीं चाहते गांव में रहने वाले मजदूरों किसानों के बच्चे पढ़ें, वो चाहते हैं इनकी एक ब्रीड निकल जाए, क्या कहते हैं, मजदूरों की ब्रीड निकल जाए। जब मजदूर हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, ना ही रोजगार मांगेंगे, ना कुछ करेंगे, जब शिक्षा नहीं पाएंगे तो भाजपा तो बिल्कुल समूल नाश करने के लिए उतारू हो गई हमारे यहाँ नौजवानों को, बच्चों का। यहाँ पे सुनने में अभी जैसे जनता यहाँ की बता रही थी कि पहले यहाँ पे वसूली का सिस्टम था, वो मार्केट आपका है, और जब आप विधायक बने तो आपने उस पर पूरी तरह से एक अंकुश लगाया। क्या वो फिर चालू हो रहा है या बंद? ऐसा तहबाजारी यहाँ वसूली जाती थी, तहबाजारी पूरी, और तहबाजारी के ठेका इलाके गुंडे लोग लेते थे। गरीब मजदूर लोग, किसान लोग वहाँ जाते थे, चौराहे पे अपने सब्जी की दुकान लगाते थे, कोई 10 किलो मिर्चा ले गया है, कोई 5 किलो आलू ले गया है, कोई 2 किलो टमाटर ले गया है। तो गुंडा टैक्स? उसका नहीं, गुंडा टैक्स नहीं, ठेके का सिस्टम होता था जिला पंचायत से। तब उसके बिके चाहे ना बिके, ठेकेदार के वसूली करने वाले पहुँचते थे, डंडा फटकारते, लाओ हमारा 15 रुपये आज का दो, 20 रुपये आज का दो, कमाई हो या ना कमाई हो चाहे ना हो, उन्होंने अगर वहाँ पे रख दिया आपने सब्जी तो उनको देना कि ये देख करके हमको बहुत बुरा फील हुआ। उस पूरे हमने अपनी विधानसभा की तहबाजारी माफ कराई, बात किया, सारा टेंडर अपने परिचित लोगों से कहा भाई इसको ले लो, तुम कहीं और कमा लेना, इसका पैसा तुम लोग जमा कर दो। हमारे परिचित लोगों ने पैसा जमा किया, अब पूरे विधानसभा का 8-10 लाख रुपया हुआ था उस जमाने में, 10 लाख रुपया, वो सब माफ हो गया। जब माफ हो गया तो इसको अच्छी तरीके से जानिए, किसी भी आदमी के अच्छे और बुरे कामों की खुशबू और बदबू अपने आप फैलती है। सही बात। चारों तरफ चर्चा हुई, इसको लोगों ने कहा बहुत अच्छा हुआ। कई कैबिनेट मिनिस्टर सीधे से गुजरते थे बलिया से, आजमगढ़, सुना देखा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को बताया कि अभय सिंह ने ऐसा काम किया है, बहुत अच्छा काम, इसका बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और उसी के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश की तहबाजारी माफ कर दी, कोई वसूली नहीं, कोई। मेरा आखिरी सवाल है जी कि 2017 की बात की जाए, उस समय आप जेल में थे, 2012 में आपकी पत्नी इलेक्शन लड़ी, इलेक्शन प्रचार कर रही थी, और फिर उस समय जो है भाजपा के जो प्रत्याशी थे, उस समय जो आज भाजपा से लड़ रहे हैं वो बसपा से लड़ रहे थे, बसपा थे, वो जीत गए थे। नहीं, 2017 में जेल के बाहर था तब वो जीते थे, तब वो जीते। अच्छा, खब्बू तिवारी उनका नाम है? जी जी। तो मुझे एक बात बताइए, खब्बू तिवारी जी इलेक्शन जनता के लिए लड़ रहे थे या अपने लिए? जैसे सुनने में आया कि एक बार उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा है कि देखिए ऐसा है, वो बहुत चालाक और षड्यंत्रकारी है। उन पे कुछ डायलॉग उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ चुके हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं। उनको कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है, कैसे लोगों का वोट लूटना है, कैसे ठगना है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है। क्या डायलॉग मारते थे? सन 2000 में जी, वो जब जिला पंचायत को चुनाव लड़े थे तो उस समय कहे कि हमको वोट दे दीजिए, नहीं हमारी हत्या कर देंगे, पुलिस वाले हमारा एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस से प्राणों की रक्षा के नाम पे वोट मांगे और जिला पंचायत सदस्य हो गए, जीत गए। फिर कभी क्षेत्र में पलट करके नहीं गए। उसके बाद फिर कई चुनाव लड़े, विधानसभा का लड़े, लगातार हारते रहे। फिर 2017 में वो चुनाव लड़े हमसे, तब कहने लगे कि हमारी शादी करा दो। शादी का हाँ भाई, उनके नेता आते थे और यही मंच से भाषण देते थे कि इनकी शादी करा दो, नहीं शादी नहीं हुई, इनका चुनाव नहीं जीतेंगे, तो शादी के नाम पे उनको चुनाव जिता दिया। अच्छा, अब इस बार उनकी पत्नी निकलती हैं और लोग निकलते हैं, रोते गाते हैं, कहते हैं कि हमारे पति बंद हैं जेल में, बहुत अत्याचार हो रहा है उनके साथ। इस तरीके से अत्याचार हो रहा है, साबित करना चाहते हैं जैसे वो कोई देश के लिए जेल में गए हों, देश की धरोहर हो उनको बचा करके रखा जाए, जैसे वो मजदूरों किसानों के लाभ के लिए जेल में गए हों, बच्चों के रोजगार के लिए जेल में गए हों। अरे उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई, चुनाव लड़ा, मुकदमा कायम हुआ, उन्हीं की जात बिरादरी के लोग अधिकारियों ने मुकदमा कायम किया और उन पर चार्जशीट लगी, ट्रायल हुआ, वो तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था, उनको सजा हो गई, उसको कोई झुठा सकता नहीं है। आप मर्डर कर दिए तो उसको किसी ने देखा और गवाही तोड़ दी तो आप छूट गए, लेकिन आपने अगर नकली कागज लगा दिया तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो 2000 साल बाद ही मौजूद रहेगा, उसी सजा होगी उसी सजा पा रहे, लेकिन उसको भी वो राजनीतिक रूप से भुनाना चाहते हैं, कलाकारी कर रहे हैं। तो एक बार किसी तरह इमोशनल ड्रामा करके फिर जो है शायद
पैतराबाजी हो जनता समझ चुकी है कि क्या है। किसी दूसरे क्षेत्र में जाते तो हो सकता है इमोशनल ड्रामा चल जाता, लेकिन ये वही क्षेत्र है जहां 2-3 बार उनका इमोशनल ड्रामा किया है उन्होंने, और यहाँ जनता जान रही है। जब आप किसी गरीब दुखिया के दुख में जाएंगे, सुख में जाएंगे, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेंगे तो भी आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझेगा। जब आप किसी दूसरे की परेशानी को परेशानी नहीं समझेंगे तो आपकी परेशानी क्यों अपनी परेशानी समझेगा। 2017 के बाद वाला गेम 2022 में भी वो खेलना चाहते हैं खबूती वाली इमोशनल ब्लैकमेलर पे। हाँ। शायद हो सकता है कि हिस्टोरिकल मूवमेंट हो, उन्होंने झूठ बोला, हो सकता है कि इस बार जो है शायद आपकी सीट भी निकल जाए। अब ये तो जनता जनार्दन है, जिसको आशीर्वाद देगी वही जीतेगा। लेकिन ना मैं कैमरे पे झूठ बोलता हूँ, ना मैं मंच पे झूठ बोलता हूँ, ना सामने झूठ बोलता हूँ, ना कभी किसी झूठा वादा करता हूँ। जबकि लोग मुझसे कहते हैं कि भैया अरे बोल दीजिए इनको, तुम्हारा ये काम करा देंगे, तुम्हारा ये करा देंगे, तुम्हारा वो करा देंगे। हम झूठ नहीं बोलते, हम जितना कर सकते हैं उतना ही बोलते हैं, जितना निभा पाएंगे उतना ही बोलेंगे। हम मक्कारी नहीं, झूठ नहीं बोलते कभी। तो आखिरी सवाल, आप यहाँ की जनता को क्या अगर जीतते हैं तो क्या ऐसा चीज़ है जो सबसे पहले उस समस्या का समाधान करे? भाई इनका दुख हमारा दुख है, इनका सुख हमारा सुख है, इनके दुख और सुख के भागीदार हैं। जहाँ भी इनके दुख को दूर करने लायक हम रहेंगे, इनके दुख को दूर करेंगे। आपने सुना, ये अभय सिंह थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे जनता के साथ है, जनता उनका परिवार है, उनके सुख दुख में हर वक्त ये खड़े रहते थे। यही वजह है कि एक विधायक प्रत्याशी को यूपी में खास करके रॉबिन हुड का अगर दर्जा दिया जा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। अब देखना है कि जनता छलावे में आती है या अपने रॉबिन हुड को विधायक की कुर्सी पर बैठाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ संजय पुरबिया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।